नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पेड परीक्षा रिफ्रेशर का जो ये यूथ पब्लिकेशन का बुक पढ़ा रहा था, उसमें मैं आप लोगों को नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूथ का जो आप नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पेड परीक्षा रिफ्रेशर जो यूथ पब्लिकेशन का बुक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें आज आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें जो पहला आपका टॉपिक वो है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1947 से लेकर 1951 तक के हैं। उसमें जो पहला था आपका वह है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। इस पेज को थोड़ा सा हम जूम करते हैं। इसमें जो देखेंगे पहला ये है स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। तो आर्थिक नियोजन समिति की गठित कब हुई थी? तो गठित हुई थी 1947 में। अब बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर संविधिक एवं परामर्शदात्री निकाय के रूप में हुआ था। कब हुआ था योजना आयोग का गठन? तो 15 मार्च 1950 को। ठीक, आगे है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी। और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष जो थे वे थे गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया है योजना आयोग को? तो 15 अगस्त 2014 को। ठीक, 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। आगे है नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप में देखेंगे तो इसमें अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष हमेशा जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। गवर्निंग काउंसिल में देखेंगे तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल। उपाध्यक्ष में देखेंगे तो सुमन बेरी हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आगे है पूर्वकालिक सदस्य में डॉक्टर वी.के. शाश्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पाल हो जाएंगे पूर्वकालिक सदस्य। पदेन सदस्य में देखेंगे तो ये हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। आगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी में परमेश्वर अय्यर जिसे CEO कहा जाता है वे हैं परमेश्वर अय्यर। अब विशेष आमंत्रित सदस्य में देखेंगे तो नितिन जयराम गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, राव और इंद्रजीत सिंह। आगे आपका भारत में विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं थी और उसका जो मॉडल था उसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली थी। यह इसकी अवधि हो जाएगी। उद्देश्य क्या था इसका? तो युद्ध विभाजन से उत्पन्न स्थिति से देश को उबारना और संतुलित विकास संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना, आर्थिक विषमताओं को न्यून करना और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता तथा जीवन स्तर सुधारना हो जाएगा। अब मॉडल कौन सा था? तो हेराल्ड डोमर का समृद्धि मॉडल था। आगे आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखेंगे तो 1 अप्रैल 1956 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 1961 तक चला था। उसके बाद इसमें क्या है? उद्देश्य इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, रोजगार वृद्धि, आर्थिक विषमताओं में कमी। तो इसमें जो मेन जो उद्देश्य था इसका यह था कि औद्योगिक विकास करना, क्योंकि पहले में आपका कृषि था, पहले में मेनली अगर देखेंगे तो कृषि रहा था और दूसरे में मेन देखेंगे तो होता है औद्योगिक। इसके साथ साथ आप ये सब भी याद करिएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, रोजगार वृद्धि, आर्थिक विषमताओं में कमी।
और जो मॉडल था यह पीसी महालनोबिस का 4 क्षेत्रीय मॉडल पे आधारित था। आगे है तृतीय पंचवर्षीय योजना, और यह स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, आधारभूत उद्योगों को विस्तार, बेरोजगारी को दूर करना, विषमताओं में कमी लाना। और इस किस मॉडल पर आधारित था? तो मॉडल देखते हैं तो यह योजना स्पष्ट रूप से किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि महालनोबिस द्वारा द्वितीय योजना के मॉडल प्रोफेसर सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल से प्रभावित थी। अगर आगे जब आता है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हो जाता है, और यह योजना अवकाश 3 साल तक चलता है, 1966 से लेकर 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक रहता है। फिर आगे देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974। और इसका उद्देश्य देखेंगे तो कीमत स्थिरता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, रोजगार में वृद्धि हो जाएगा। और यह मूलतः यस मन्ने एवं प्रोफेसर अशोक रुद्र द्वारा विकसित सामंजस्य पूर्ण मॉडल पर आधारित थी। विकास की गाडगिल रणनीति पर भी आधारित थी। आगे है आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो है 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक। और यह 1 वर्ष पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया गया था, मतलब 31 मई 1978 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था। इसका उद्देश्य देखेंगे तो स्वावलंबन, गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो जाएगी। और इस योजना के मॉडल में देखेंगे तो और टेक्निकल नोट फॉर अप्रोच टू फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया दस्तावेज पर आधारित थी। वस्तुतः यह 66 क्षेत्रीय आगत निर्गत मॉडल था। यह योजना आयोग के दृष्टि विभाग के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? तो योजना आयोग के दृष्टि विभाग के द्वारा तैयार की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है समयावधि देखेंगे तो 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक रहा। इसका उद्देश्य है विकास दर में वृद्धि, निर्धनता में कमी, रोजगार बढ़ाना, विषमताओं में कमी लाना। और मॉडल देखेंगे तो यह योजना हेराल्ड डोमल तथा महालनोबिस द्वारा प्रदत्त प्रथम 2 योजनाओं के दृष्टिकोण तथा तृतीय एवं चतुर्थ एवं 5वीं योजनाओं के आगत निर्गत दृष्टिकोण पर आधारित था। इसे निवेश योजना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो योजना हुआ 7वीं पंचवर्षीय योजना, और इसकी समयावधि है 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक। और इसमें क्या था? काम, भोजन और उत्पादकता इसका उद्देश्य था। और इसमें मॉडल जो था दीर्घकालिक विकास, वृद्धि और उदारीकरण मॉडल था। आगे आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना, और 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 1952 से लेकर 31 मार्च 1957 तक। और इसमें क्या, सदी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन, सक्रिय जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। मॉडल देखेंगे तो 8वीं योजना किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि बदली परिस्थितियों में यह योजना विश्व अर्थव्यवस्थाओं से संदर्भित अनुभवों पर तैयार की गई थी। इस योजना पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक विशेष सुझाव एवं प्रभाव है। इसे डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा जाता है। अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक रही। इसका उद्देश्य देखेंगे तो सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास हो जाएगा। और इसका मॉडल है आगत निर्गत मॉडल। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं तो 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक चला। 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, क्या आर्थिक महाशक्ति बनाना, और अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ क्षेत्रीय विषमताओं को कम करते हुए समावेशी विकास करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। और योजना आयोग का दृष्टिकोण पत्र इस पर आधारित था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि विकास दर। और जो योजना जो मॉडल था यह था योजना आयोग की दृष्टिकोण पत्र पर आधारित थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका भारत की
पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस ने अपनाया गया था, उसी रूसी नेता का क्या नाम था जिसने पहली बार रूस के पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? जोसेफ स्टालिन था। क्या नाम था? जोसेफ स्टालिन नाम था। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो संस्था क्या नाम है? नीति आयोग। अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी तो 1978 से लेकर 1979 के बीच में। आगे है आपका भारत में निम्नलिखित 5 पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय जो था समपोषणी वृद्धि था? तो 5 वर्षीय योजना में किसका ध्येय जो था समपोषणी वृद्धि था? तो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 9वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ कब हुई थी? 1 अप्रैल 1997 को आरंभ हुई थी। और अप्रैल 1992 से 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 8वीं योजना हो जाएगी। पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है तो द्वितीय योजना से। आगे चतुर्थ योजना की सही अवधि है तो 1969 से लेकर 1974। आगे है आपका गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पंचम पंचवर्षीय योजना में। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी कब? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था। तो सफलता का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था मानसून की अनुकूलता। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो यह अवकाश की अवधि थी 1966 से लेकर 1969। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। संविधानोत्तर संस्था है, मतलब संविधान से उत्तर संस्था कौन सी हो जाएगी? तो योजना आयोग या नीति आयोग। यह राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है तो भारत के मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन में। किसमें? अनुमोदन और मूल्यांकन में ऐसे संबंध है राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब गठित हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित था तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मेडल द्वारा। किसके द्वारा? जी मेडल द्वारा। पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया किसमें? तीसरी में। किसमें? तीसरी में। 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। आगे है 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में। कब? 1975 में। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह स्थापित किए गए थे। आगे है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? तो 6वीं योजना में। कब? 6वीं योजना में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में। तो अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मिक्स इकोनॉमी प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार में देखेंगे तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, विकास के आधार पर वर्गीकरण, वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। अब नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार हो जाएंगे तो उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित। और विकास के आधार पर देखेंगे तो विकसित, अल्प विकसित और विकसित। और वैश्विक संबंधों के आधार पर देखेंगे तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ये तो हो जाएंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब आगे देखते हैं नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है उसमें देखेंगे तो एक पहला जो था आपका क्या था? उदारवादी अर्थव्यवस्था था। तो इसमें क्या होता है कि हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व होती है। उदारवादी में प्रतियोगिता पे बल होता है, मांग और पूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण होती है। अब बाजार की शक्तियाँ जो होती हैं केंद्र में निहित होती हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था देखेंगे तो संसाधनों पे सरकार का स्वामित्व रहेगा। बाजार की शक्तियाँ द्वारा मांग और पूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित रहते हैं। योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होगा और राज्य की कल्याणकारी भावना इसमें निहित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो संसाधनों पर राज्य और निजी स्वामित्व दोनों का
सह अस्तित्व होता है। बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित होते हैं। मिश्रित मूल्य पद्धति होती है। निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो ये क्या दो तरह का होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। एक है सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई, एक निजी क्षेत्र हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र में विभागीय उपक्रम होते हैं, वैधानिक निगम होते हैं और सरकारी कंपनियां होती हैं। निजी क्षेत्र में देखेंगे तो एकल स्वामित्व हो सकता है, साझेदारी वाला हो सकता है, संयुक्त हिंदू परिवार हो सकता है, सहकारी समिति हो सकती है, बहुराष्ट्रीय निगम हो सकती है और संयुक्त पूंजी कंपनी हो सकती है। अब संयुक्त पूंजी कंपनी भी किस तरह से हो सकती है, निजी कंपनी हो जाएगी या सार्वजनिक कंपनी हो जाएंगी। तो ये तो होगी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार वकार, आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर देख लेते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में देखेंगे तो परिसंपत्तियों पे सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? परिसंपत्तियों पे। तो परिसंपत्तियों पे सरकार का नियंत्रण होता है। और निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पे निजी स्वामित्व का नियंत्रण होता है। सभी सेवाएं जो है सरकार उपलब्ध करवाती हैं। इसमें वस्तुतः एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है और इसका अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। निजी क्षेत्र का रोजगार की सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें रोजगार एवं श्रमिक असुरक्षित होते हैं, इसमें निजी क्षेत्र में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य। मिश्रित भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपका हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, यह हरित क्रांति की शुरुआत जो भारत में 1966 से 1967 में की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। और इसे ही हरित क्रांति के जो वृद्धि तीव्र हुई तो उसे क्या कहा गया? हरित क्रांति कहा गया। आगे है नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। आगे है एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो भारत में अगर पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। अब विश्व में पूछेगा हरित क्रांति के जनक तो ये हो जाएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग। आगे हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमानों पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग आरंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। किसके में? तो गेहूं, मक्का और चावल। द्वितीय हरित क्रांति देखते हैं। तो द्वितीय हरित क्रांति में भारत में द्वितीय क्रांति का लक्ष्य जो है, भारत में द्वितीय क्रांति का लक्ष्य क्या था? तो हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकी का विस्तार करना था। और द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य जो है पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ संयोजित उत्पादन का समाकलन करना था। वर्ष 2006 के विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया, जो मोटे अनाज हैं उन पे भी ध्यान दिया गया था द्वितीय हरित क्रांति के अवसर पे। आगे है द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग के द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति में टपकन सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल साधनों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। आगे है कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियाँ, जैसे कि जो हरित क्रांति है तो खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांतियाँ जो हैं दुग्ध उत्पादन से है। यह इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद करिए क्योंकि हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। पीली क्रांति तिलहन से है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, लाल क्रांति मांस और टमाटर से है, सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। आगे भूरी या ग्रे क्रांति जो है यह उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति जो है अंडा मुर्गी पालन से है। ब्लैक क्रांति जो है खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु कोयला क्रांति हो जाएगी। खाकी क्रांति जो है चमड़ा उत्पादन से, किससे है? खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। और वाइट गोल्ड क्रांति जो है कपास के उत्पादन से है। कपास के उत्पादन से वाइट गोल्ड
क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट से है। गोल क्रांति जो है आलू के उत्पादन से हो जाएगा। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है यह चाय उत्पादन से हो जाएगा। और हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका भारत में हरित क्रांति का प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था, तो वह था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री थी कौन थी, तो उस समय थी इंदिरा गांधी थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे। HYV कार्यक्रम में भारत में भी कहा गया था, नौ कृषि नीति में भी कहा गया था। HYV कार्यक्रम को नौ कृषि नीति भी कहा गया भारत में। आगे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो वह है प्याज उत्पादन से गुलाबी क्रांति का हो जाएगा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से संबंधित हैं, तो यह है अमेरिका। हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। कहा, प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, यही क्या हो जाएगा हरित क्रांति का अर्थ। आगे भारतीय हरित क्रांति के दौरान अनाजों के अत्यधिक उत्पादन किया गया था, तो गेहूं और चावल में। किसमें, गेहूं और चावल में। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे, तो उसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की, किसमें, पीली क्रांति ने। किसमें, पीली क्रांति ने जो तिलहन होते हैं उसमें उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे, तो वे हैं MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था, तो किसमें, गेहूं के उत्पादन में। अगला टॉपिक है दुग्ध ऑपरेशन और ऑपरेशन फ्लड। इसके बारे में देखते हैं। तो दुग्ध ऑपरेशन और ऑपरेशन फ्लड जो है यह श्वेत क्रांति भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है भारत में 1964-65 में कब हुआ था, तो 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो है 3 चरणों में लागू किया गया। पहला जो चरण था 1970 से 1978 तक था। दूसरा चरण 1978 से 1985 और तीसरा चरण 1985 से 1995। आगे है दुग्ध व्यवसाय से संबंधित परीक्षण केंद्र में देखेंगे तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है यह करनाल में है। अगर पूछ देगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो करनाल हो जाएगा। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग जो है यह मेहसाना गुजरात में है। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर एवं ईरोड पे है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI द्वारा विकसित क्लोन देखेंगे तो समरूपा जो है 6 जनवरी 2009 को जन्मी विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन है। भैंस का प्रथम क्लोन जो है भैंस का वह है समरूपा, जो मात्र 6 से 7 दिन तक ही जीवित रही। और गरिमा जो 6 जून 2009 को जन्मी विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है और 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही। गरिमा 2 जो है 22 अगस्त 2010 को जन्मा भैंस का क्लोन है। अब महिमा 2 जो है यह 25 जनवरी 2013 को जन्मी विश्व की दूसरी क्लोन गरिमा 2 ने इसे जन्म दिया। और पूर्णिमा एक वयस्क मादा भैंस की दैहिक कोशिका से 6 सितंबर 2013 को जन्मी क्लोन है। यह क्लोन 25 सितंबर 2023 तक जीवित रही। लालिमा यह 2 मई 2014 को जन्मी मुर्रा भैंस की क्लोन है। स्वरूपा जो है 1 अगस्त 2015 को जन्मी भैंस की क्लोन है। और हिसार गौरव जो है 11 दिसंबर 2015 को जन्मी भैंस की एक क्लोन है। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है, तो यह था दुग्ध आपूर्ति से। श्वेत क्रांति का संबंध जिस उद्योग से है वह है दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो वे थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन। 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना शुरू की, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को। ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में लागू किया गया था, तो 3 चरणों में लागू किया गया था। अभी हम लोग देखें जस्ट पहले। आगे है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन, देखभाल और दूध की खरीद तथा दूध की विभिन्न उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आता है।
आगे है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार के बारे में हम देखते हैं तो यह 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? तो 1 जनवरी 1949 को। मार्च 1949 को भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्राप्त किए गए। किसको? तो भारतीय रिजर्व को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे यह 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम के द्वारा। आगे है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई कर दिया गया। ठीक, तो एसबीआई कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 को। और जो आरबीआई था, आरबीआई को कब राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो किया गया था 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका आगे है वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें प्रथम चरण में देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने? 14 बड़े वाणिज्यिक। उसमें कौन कौन था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये टोटल 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था प्रथम चरण में। कब? 19 जुलाई 1969 को। फिर उसके बाद वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था द्वितीय चरण में और ये किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। वह 1969 को किया गया था, ये 1980 को। इसमें 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें आंध्र प्रदेश बैंक लिमिटेड था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड था, पंजाब एंड सिंध बैंक था, ओरिएंटल बैंक एंड कॉमर्स था और विजया बैंक। ये 6 बैंक थे। तो टोटल 14 उधर हो गए, 6 इधर हो गए, तो 14 6 22 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब बैंकिंग सुधार देखते हैं तो बैंकिंग सुधार में देखेंगे तो सुदृढ़ बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें सुदृढ़ बैंकों के अस्तित्व की गुणवत्ता पे ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। देश के कतिपय बड़े बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। कमजोर बैंकों के पुनर्स्थापन हेतु नैरो बैंकिंग की अवधारणा को अपनाना चाहिए। बैंकों की स्वयं ब्याज दरें तय करने की छूट दी जाए। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान को रोक दिया जाए जिससे बैंकों में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में होती है या इसमें कमी की जा सके। तो अगर प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान को रोक दिया जाएगा तो क्या होगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें कमी की जा सकती है। आगे है बैंक में अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसे होते हैं जैसे कि आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है और बैंक को पैसा फिर जमा नहीं करता है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाते हैं। ठीक, वो नहीं जमा कर पाया, चल लेकर भग गया, जैसे जैसे विजय माल्या हो गए, ये लोग तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसे एसबीआई के पास बहुत सारे हैं। आगे है बैंक में प्रत्येक व्यक्ति का एक खाता हो, अलग अलग क्षेत्रों प्राथमिक द्वितीयक और सेवा क्षेत्रों के अलग अलग बैंक हों। आगे है भारत में स्थापित प्रमुख जो बैंक हैं सब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका स्थापना हुआ था 1770 में। बैंक ऑफ बंगाल जो है 1806 में स्थापना हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे जो है 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में और इलाहाबाद बैंक जो है 1865 में इसकी स्थापना हुई। तो देखिए बॉम्बे, मद्रास और बंगाल ये 3 जो प्रेसिडेंसियाँ थी उसी के समय ये सारे बैंक बनाए गए थे। तो 1806, 1840, 1843। उसके बाद इलाहाबाद बैंक आया था 1865 में। अवध कमर्शियल बैंक जो था 1881 में इसका स्थापना हुआ। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1906 में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई 1908 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1911 में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे और है आपका यह है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को ही आज क्या कहा जाता है? इंपीरियल बैंक को ही हम लोग आज भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, यहाँ पे 1 मिनट आपको दिखाते हैं। सॉरी,
यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम बदल कर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। तो इंपीरियल कोई दूसरी बैंक नहीं है, वो एसबीआई की ही पुरानी बैंक का नाम है। जो उसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा भी है। तो इसकी स्थापना हुई है 1921 में। बाद में इसी को रख दिया गया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई थी 1913 में। स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई वही जो भी इसका नाम बदला गया, तो एसबीआई कब बनाया गया, तो 1955 में। और उसके बाद आईडीबीआई बैंक का स्थापना हुई 1964 में। आईसीआईसीआई बैंक का 1994 में। एचडीएफसी बैंक का स्थापना हुई 1994 में। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई 1993 में। आगे बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व जो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं भारत के, वही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत का जो है केंद्रीय बैंक होता है। यही सारे बैंकों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसमें दो तरह के बैंक हो जाएंगे, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक में देखेंगे, अनुसूचित बैंक भी दो प्रकार के हो गए, एक मान लीजिए सहकारी बैंक हो गए और एक वाणिज्यिक बैंक हो गए। अब वाणिज्यिक बैंकों में देखेंगे तो वाणिज्यिक बैंक में कैसे कैसे हो जाएंगे, जैसे जहाँ जहाँ से पैसा, जैसे हमारे विदेशी बैंक हो गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो जाएंगे, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में देख लेंगे। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हो जाएंगे, निजी क्षेत्र के बैंक हो जाएंगे, ये हो जाएगा वाणिज्यिक। और सहकारी मतलब हो जाएगा शहरी सहकारी बैंक हो जाएंगे, ग्रामीण सहकारी बैंक। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दो तरह के हो जाते हैं, एक एसबीआई होता है और इसकी जो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं वो होता है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार आप ग्राफ अगर देख के आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक, आगे है भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की, तो वो बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक। अभी हम जस्ट आपको ऊपर बताए ही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो 1935 में। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था दूसरे बार में, तो 6 बैंकों का। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो वर्ष 1969 में। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में शामिल है तो क्या क्या शामिल होती है, तो वह अग्रिम और निवेश शामिल होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है, तो बोर्ड ब्यूरो करता है। कौन करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है, वो बैंक का नाम है नाबार्ड। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो कर परिवर्तन जो है यह मौद्रिक नीति का उपकरण का इसी के द्वारा नहीं होता। मौद्रिक नीति का उपकरण यह नहीं है कर परिवर्तन। आगे है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष है। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। कब से, अप्रैल से लेकर मार्च तक। मुद्रा वित्तीय मामलों को सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है, तो आरबीआई है। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो वो करता है आरबीआई, से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार है, तो कितना तक, तो 10,000 तक के नोट यह छाप सकता है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं, उसे करते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जो अगर कोई भी रिजर्व जिससे कि मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक है, तो क्या है, जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। आगे है एक बार फिर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुधार है जो 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे उसके बारे में है। तो इसमें दिया है ना, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। क्योंकि 1991 एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसमें हम लोगों को क्या देखे थे, उदारीकरण देखे थे, निजीकरण देखे थे, वैसे जिसे एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हुई थी। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इस पेज में देखेंगे तो इसमें क्या है, जो पहला आपका है 1991 में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, पहले ये देख लेते हैं। अब इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे
जो पहला आपका टॉपिक है वो देखेंगे 1990-91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। कब? 90 और 91 में। ये हमेशा आप लोग याद करिए, 91 में ही भारत में इकोनॉमिक का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हुआ था, आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ जिसे कहते हैं। तो ये लिखा भी होगा, देखिए 91 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। अब विदेशी व्यापार खाते में घाटा बढ़ता जा रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा था। 1990-91 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार लिया था, जिसके लिए क्या किया था? अल्पकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना, कितना? 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था, जिसकी दर जो है 12% तक हो गई थी। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण और बाजार के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। तो ये था कि 1991 में यह आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। ये सब कारण थे क्यों ऐसी इतनी चीज़ें हो गई, इतना विदेशी जो भी चीज़ें थी जिससे आर्थिक संकट आ गया था, आपको सोना वहाँ पे देना था। उस समस्या को दूर करने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सारी चीज़ें लाई गई थी। और उस समय मनमोहन सिंह जो थे वही जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उस समय वो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं। और उन्हीं के द्वारा भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन की जनक के रूप में मनमोहन सिंह को जाना जाता है। और यही आर्थिक सुधार के नए मॉडल LPG मॉडल भी कहा जाता है। भारत में LPG नीति के मुख्य बिंदु जो क्या हैं वो देख लेंगे। तो विदेशी तकनीक समझौता, MRTP एक्ट 1969, विदेशी निवेश, औद्योगिक लाइसेंस विनिमय, निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ, मुद्रास्फीति नियमन, कर सुधार, वित्तीय सुधार, लाइसेंस और परमिट, राज्य की संपत्ति। आगे अब आर्थिक सुधार में देखेंगे तो इसमें कैसे कैसे सुधार हुए उसको चीज़ को हम एक बार सारणी के माध्यम से देखते हैं। तो प्रथम आर्थिक सुधार, जिसे प्रथम सुधार कहते हैं, इसमें क्या हुआ था? तो 1991 से लेकर 2000 तक हुआ था। और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था? तो उद्योगों का सुधार हुआ था। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी की आर्थिक सुधार देखेंगे तो यह राजकोषीय सुधार इसमें हुआ था, मौद्रिक सुधार हुआ था और व्यापार सुधार हुआ था। क्या हुआ था? व्यापार सुधार। और उसके आगे है निवेश सुधार। क्या हो जाएगा? निवेश। ये चारों आप द्वितीय श्रेणी में देख लेते हैं। तृतीय श्रेणी की आर्थिक सुधार में देखेंगे तो उसमें एक ही था, वो था कर सुधार। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं आगे 1991 का जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर पढ़िए एक बार। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं के संबंधित किया था। तो किसके द्वारा? औद्योगिकरण के द्वारा। भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है किसके ओर? वैश्वीकरण के ओर। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 में। अब देखते हैं वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधार में क्या क्या हुए थे। अब जब 2014 आया उसके बाद जो है उसमें क्या क्या सुधार हुए थे वो देख लेते हैं हम। तो पहला आपका है कृषि सुधार। कृषि सुधार में देखेंगे तो यह है राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम, जिसे ई नाम से जाना जाता है। इसके तहत बेहद मूल्य खोज सुनिश्चित करके पारदर्शिता प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया आरंभ की गई। कौन सी मंडी प्रक्रिया? नवाचारी मंडी प्रक्रिया आरंभ की गई। आगे है आपका कृषि उपज पशुधन विपणन यानी संवर्धन एवं सरलीकरण 2017। इसमें ई व्यापार सब यार्ड के रूप में गोदामों, शीत भंडारों की घोषणा, मंडी शुल्क, कमीशन प्रभार को तर्क संगत बनाना तथा कृषि क्षेत्र में निजी मंडी सुधार जैसे सुधार शामिल हैं। आगे है आपका आशा योजना। PM आशा योजना के बारे में देखते हैं। तो PM आशा योजना जो है सरकार के किसान अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018 में एक समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्रारंभ किया।
आगे है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। शुरुआत इसकी जो हुई थी 24 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुआ था। 2006-07 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन, इसमें क्या है 2014 के अंतर्गत इसमें 15 में समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत लाया गया था। इसमें 15-16 तक जारी रहा। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि वानिकी पॉलिसी और फार्म जल प्रबंधन सुधार इसमें आधारित है। आगे देखेंगे, आगे आपका जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि निगरानी मॉडलिंग एवं नेटवर्किंग। इसके तहत क्या हुआ था कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार में पहल करना था। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से उर्वरक क्षेत्र में सुधार। जनवरी 2016 में पीएम फसल योजना शुरू किया गया। 2017 में इसमें 2.81 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया गया। सारंगी समिति को सस्ते कर्ज की सिफारिशें सरकार द्वारा लागू की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया। अब देख लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, यह है भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपजों के मूल्यों के तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित उपाय के रूप में कृषि उत्पादकों को, जो भी उत्पादक हैं, उनको प्रदान किया जाता है कि अगर इससे कम पैसे आपको न बेचने हैं न ही खरीदने हैं। तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा कहीं मूल्य का गिरावट हो गया जिससे किसानों को नुकसान न हो, इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जारी करती है और इस मूल्य पे सरकार किसान की फसलों को खरीदती है। आगे है भारत सरकार की आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की अनुशंसाओं के आधार पर फसलों की बुआई सत्र के आरंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP की घोषणा की जाती है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पे वर्ष 1965 में लागू किया गया था और इसकी शुरुआत जो है 1966 से 1967 में की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ की फसल के लिए की जाती है। वर्तमान में CACP द्वारा कुल 23 फसलों के लिए MSP की घोषणा की गई, जिसमें 7 अनाज 5 दलहन 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं। टोटल कितनी फसलें हैं? 23 फसलें हैं। ये बात जरूर याद करिएगा, जिसमें से 7 अनाज वाले हैं, 5 दलहन वाले हैं, 7 तिलहन वाले हैं और 4 नकदी फसलें हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण क्या है कि वर्ष 50-51 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 69.5% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न था, लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पे इस क्षेत्र में भारत की कार्यशील जनसंख्या जो है उसमें 54.6% भाग ही संलग्न है उसमें कृषि पे। आगे है अधिक अनुपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो यह वर्ष था 1942-43। कौन सा वर्ष हो जाएगा? 1942-43 का। सरकार द्वारा ई रकम नाम का एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था? तो इसका उद्देश्य है कृषि उत्पाद को बेचने के लिए। भारत में GVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? 18.8%। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन हो जाएगा? तो वह है उत्तराखंड। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे CACP कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 14 जनवरी 1965 को। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ? अप्रैल 2014 से। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM है, तो क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच, ई व्यापार मंच है। आगे है कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उसे संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एग्री उड़ान कहा जाता है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया। क्या?
सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का ऐलान किया गया, निर्णय लिया गया। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर जो है वह ऋणात्मक रही थी? कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 14-15 में क्या रही? ऋणात्मक रही। भारत में ई नाम यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था कब से? 2016 से। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो कौन कराती है? तो पेंशन और बीमा लाभ। कौन कराती है? तो उपलब्ध क्या कराती है? पेंशन और बीमा लाभ लाभ है उपलब्ध कराती है क्या? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा। आगे है वो है कल्याण योजना का उद्देश्य है। तो कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो वह है गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, इससे गरीब किसान का भी कल्याण हो सके, और यही है कल्याण योजना का उद्देश्य, गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। आगे है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वो है तेलहन। क्या हो जाएगा? तेलहन। व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए कृषि नोडल एजेंसी है, तो उसको कहते क्या है? नोफेड। क्या कहते हैं? नेफेड। नेफेड कहते हैं व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी को नाम है नेफेड। आगे है आपका ढांचागत सुधार। ढांचागत सुधार कैसे हुआ था? अर्थशास्त्र में आधारभूत संरचना दो तरह का, पहला है सामाजिक आधारभूत संरचना, दूसरा है आर्थिक। अब देखिए समाज, आदमी तो क्या है, कैसा है? समाज में रहता है, तो सामाजिक आधारभूत संरचना तो होना ही चाहिए। आज जब ऐसा रहता है तो पैसा भी चाहिए। अब पैसा कैसे मिलेगा? आर्थिक आधारभूत संरचना के सुधार के उद्देश्य से ही मिलेगा। तो अब देखिए कैसे कैसे सुधार करते हैं। तो सामाजिक सुधार में क्या कर सकते हैं आप खुद बताइए। अगर मान लीजिए कभी भी आपको दिमाग में न आए तो क्या कर सकते हैं? सबसे आसान यही देखेंगे ना कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कि अपने परिवार का स्वास्थ्य कैसन बा, ये सब चीज़ किस में देखा जाएगा? तो ये सब इनमें दिखी के में समाज में देखिए सबसे अच्छा ट्रिक यही होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, कि वो चीज़ें आप उसमें देखें। जैसे सामाजिक है तो समाज है, तो समाज में क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए स्वास्थ्य अच्छा बा कि नहीं परिवार का। दूसरा रहे खातिर घर, तो घर रहने के लिए उसको क्या कहा जाता है? आवास। उसके बाद जब अच्छा आवास मिलेगा तब क्या चाहिए? शिक्षा। सभी पढ़ें सभी बढ़ें, शिक्षा चाहिए। शिक्षा के बाद क्या? जब शिक्षा आदमी के पास मिल जाएगा तो क्या करेगा? उसका प्रशिक्षण करेगा और अनुसंधान करेगा, मतलब खोज कर करेगा, तो प्रशिक्षण और अनुसंधान हो जाएगा। जब ये सब करेगा तो विभिन्न प्रकार की उसको नागरिक सुविधाएं भी दीजिए भाई, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सामाजिक आधारभूत। अब आर्थिक में क्या देखेंगे? तो आर्थिक जब पैसा रहेगा आपके पास तो क्या क्या करेंगे? पहले तो यही सोचेंगे कि भाई इनको उड़ा दें उनको उड़ा दें, मतलब ऊर्जा ही रहे, मतलब एटॉमिक पावर ले लेंगे, चाहे जो भी है, न्यूक्लियर पावर, वेपन, सब दुनिया भर का। तो ये किस में आ जाएगा? सब ऊर्जा के, जैसे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ये सब चीज़ें ये भी ऊर्जा के स्रोत ही हो जाएंगे ये सब। फिर परिवहन देख लेंगे भाई, ऊर्जा मान लीजिए कहीं ना कहीं हमको चाहिए ना ऊर्जा, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आपका सोलर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, सारी ऊर्जा की। फिर उसके बाद परिवहन, कि भाई हमको एक दूसरी जगह से दूसरे जगह जाएगा, हमके यहाँ से तमिलनाडु, तो कैसे जाएंगे? परिवहन सही रहेगा तब ना। तो परिवहन मान लीजिए गाड़ी अच्छी हो, बस अच्छे हों, रेलगाड़ियाँ अच्छी हों। उसके बाद क्या चाहिए हमको? अरे बसवा चली के पे सड़की पे, तो सड़क चाहिए। सड़क के बाद पत्तन मतलब मान लीजिए पत्तन का मतलब ये समझिए कि जो भी चीज़ें होती हैं, बंदरगाह एक तरह का है। जैसे कि मान लीजिए अगर समुद्र में है तो आदमी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? तो पत्तन के माध्यम से ही होकर जाएगा ना। मान लीजिए आप जब वहाँ पे रहेंगे, किसी भी समुद्र के किनारे रहेंगे, तो देखेंगे बंदरगाह रहता है, तो बंदरगाह को एक तरह का पत्तन ही कहा जाता है, वही पत्तन होता है। तो पत्तन चाहिए ही चाहिए। फिर एयरपोर्ट, भाई दो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो क्या कहेंगे? एयरपोर्ट चाहिए। फिर रेलवे चाहिए, धन की आपूर्ति हो, बैंक और वित्तीय सेवाएं हो, ये सब किस में हो जाएंगे? आधारभूत आर्थिक। देखिए हम इसलिए इसमें थोड़ा सा धीरे पढ़ाना कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइनर है, जल्दी याद तो होंगी नहीं, एक बार पढ़ेंगे अब भूल जाएगा। ठीक। अब जीडीपी ग्रोथ देखते हैं। 2014 से 19 के बीच में जीडीपी में 7.5% की दर से वृद्धि हुई। कब से? 2014 से 2019, जब से मोदी सरकार थे। ये 14 से 19 के बीच में थे।
तो उस समय बताया गया 5 वर्ष में क्या हुआ था, 7.5% की दर से वृद्धि हुई। फिर 2009 से 14 के बीच में देखेंगे जीडीपी, तो ये हुआ था, ये जो 9 से 14 मतलब मनमोहन सरकार के समय में देखेंगे तो 6.7% की जीडीपी दर की वृद्धि हुई थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखेंगे तो 2014 के बाद सरकार की ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.35 की गिरावट आई है। सरकार ने इसके लिए नए सुधार को रेखांकित किया है क्योंकि जीडीपी पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। एयरलाइंस देखेंगे तो 2014 के पहले 9.2% दर से यात्रियों की वृद्धि दर थी। 2014 के बाद ये वृद्धि दर कितनी हो गई, 15.28% की दर्ज की गई है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण देखेंगे तो 2014 के बाद इस क्षेत्र में सफलता मिली और 16.8% की दर से यह बढ़ा। महंगाई देखेंगे तो महंगाई में 2014 के बाद काफ़ी सुधार हुआ और खुदरा महंगाई दर जो है 2014 में 7.72% था और यह दर अब 2.57% रह गई है। आवास और स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से प्रभाव में आया। 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनवाने का लक्ष्य रखा गया जो तेजी से पूरा होने को है। स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार के अंतर्गत पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 1920 तक जारी करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। आगे आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2019 को शुरू हुई। इसमें 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख की रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी स्वास्थ्य सेवा में काफ़ी सुधार हुआ है। आगे देखेंगे शिक्षा क्षेत्र। अब शिक्षा क्षेत्र के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें शिक्षा नीति न आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। आगे है नई शिक्षा नीति में कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रभावी रूप से दिया जाएगा, 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर। कितना, 2 करोड़ घर। भारत की किस नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है चिनाब नदी पे। किस पे, चिनाब नदी पे। अगला जो है टॉपिक वह है श्रम सुधार यानी लेबर इम्प्रूवमेंट। इसके बारे में देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं थी, सारी चीज़ें एक बार हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जो शुरुआत हुई है 5 मार्च 2019 से। लाभार्थी देखेंगे तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। पेंशन राशि जो है 3,000 रुपये प्रति माह है। जमा करने की राशि है 55 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति माह। उम्र है जो 18 वर्ष से 40 वर्ष मैक्सिमम हो जाएगा, 40 वर्ष मैक्सिमम होगा। श्रम विधेयक यानी लेबर कोड बिल 2020 के बारे में देख रहे हैं तो इसमें क्या रहेगा, ऑक्यूपेशन सेफ्टी रहेगा, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इन 3 बिलों के पास होने के बाद नए श्रम कानून से देश के संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के श्रमिकों को नई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इसमें क्या क्या हो जाएंगे देखेंगे, सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा, साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। आगे है आर्थिक सुधार देखेंगे। आर्थिक सुधार में फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, भारत को सामाजिक सुरक्षा नीतियों में सुधार लाकर समावेशी विकास हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में 10% की औसत वार्षिक गति से उपभोक्ता कीमत में वृद्धि हुई। आर्थिक सुधार के लिए 2014 के बाद से सरकार ने कई आर्थिक नीतियाँ जैसे 2014 में 1, 2015 में 1, 2017 में 1, 2016 में 6 आर्थिक नीतियाँ घोषित की। इसमें देखें कौन कौन सी हो जाएंगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मध्यस्थता एवं सुलभ संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम से वाणिज्यिक मध्यस्थता में सुधार किया गया। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति, इसके तहत ऊर्जा क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्रों में गतिरोध को कम करने का प्रयास किया गया। बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 2016 से प्रभावी। अधिकारी यानी सरकार के बेनामी संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क करने और अंततः जब्त करने का अधिकार दिया गया। विमुद्रीकरण या नोटबंदी 8 नवंबर 2016, इसके तहत 500 और 1,000 रुपये करेंसी
500 और 1000 रुपये की करेंसी की वैधता समाप्त है और तत्कालीन सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर एंड 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। 2009 से 2014 के बीच जीडीपी की जो दर थी वो 6.7%। अब वर्तमान प्रत्यक्ष कर यानी संग्रहण की वृद्धि दर जो है 16.85%। आगे देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्यक्ष संवर्धित मूल्य पर लागू होता है। केंद्रीय जीएसटी जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जबकि राज्य जीएसटी जो है यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। समेकित जीएसटी जो समेकित जीएसटी होती है, आईजीएसटी जिसे कहते हैं, बहु राज्यों के बीच विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। जीएसटी के 4 स्लैब हैं, कौन कौन सा है? 5% है, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18, 28 जीएसटी कर 2004 से लेकर 2004 में केलकर समिति द्वारा सिफारिश पर किया गया। जीएसटी कर किसकी सिफारिश पर किया गया? तो केलकर समिति की सिफारिश पर किया गया था। केंद्रीय स्तर के निम्न करों की जीएसटी सम्मिलित किया गया है। तो केंद्रीय स्तर के निम्न करों कौन कौन से जीएसटी में सम्मिलित किया गया क्या है उसमें? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, अतिरिक्त सीमा शुल्क या काउंटर वेलिंग शुल्क है, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क है, अधिभार और उपकर। इसमें अधिभार और उपकर। राज्य स्तर के जो भी कर हैं जो जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो राज्य मूल्य संवर्धित कर या बिक्री कर हो जाएंगे, मनोरंजन कर होता है, स्थानीय निकाय द्वारा लगाया जाने वाला कर अलग से। इसमें आगे है आपका केंद्रीय यानी बिक्री कर, केंद्र के द्वारा लगाया गया और राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर। चौथा जो आपका चुंगी या प्रवेश शुल्क हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा आपका क्रय कर। कौन सा हो जाएगा? क्रय कर हो जाएगा। विलासिता पर कर हो जाएगा, एक विलासिता पे कर हो जाएगा। सट्टेबाजी, लॉटरी एवं जुआ यानी दूध क्रीड़ा पे जो कर लगता है वो हो जाएगा। एल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, जेट इंजन और प्राकृतिक गैस को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। किसको किसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया? तो कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, जेट इंजन, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर है। एल्कोहल और पेट्रोलियम उत्पाद में सारी चीज़ें आ जाएंगे। सरकार ने कुछ वस्तुओं पर सरकार ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी को कम किया, इसे 0% भी कर दिया है। अब देखेंगे जीएसटी परिषद, देखेंगे जीएसटी काउंसिल जिसे कहा जाता है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में संघ वित्त मंत्री, राजस्व एवं वित्त के निरीक्षक, संघ राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित वित्त या कर के निरीक्षण में मंत्री का कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। परिषद में किए गए मतदान के 3/4 बहुमत द्वारा जीएसटी परिषद के निर्माण लिए जाते हैं। कुल मत का 1/3 केंद्र और 2/3 राज्यों द्वारा किया जाता है। जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य का एक ही मत होता है, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी क्यों ना हो। जीएसटी से संबंधित सभी संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें परिषद द्वारा की जाती हैं, जैसे कि जीएसटी में सम्मिलित होने वाले कर, सेस एंड अधिभार, जीएसटी में शामिल वस्तु एवं सेवाएं इत्यादि। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे संविधान संशोधन। इसमें क्या है? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। किसके द्वारा? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? तो वह राज्य हो जाएगा असम। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। वस्तु एवं सेवा कर वो कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो 3 घटकों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड एंड सर्विसेज टैक्स नामक नई व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? 28%। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है? तो 101वें। वस्तु एवं सेवा कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर को जमा किया जाता है तो केंद्र सरकार के खाते में। राज्यों द्वारा लगाए गए करों को कहा जाता है तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जिसे एसजीएसटी कहते हैं। केंद्र द्वारा लगाए गए करों को कहा जाता है
तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कैसे CGST कहते हैं। GST के दायरे से बाहर रखा गया है, तो क्या रखा गया है, मदिरा पेट्रोलियम उत्पाद, मदिरा जिसे एल्कोहल कहते हैं, और पेट्रोलियम को जो भी उत्पाद से डीजल पेट्रोल ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, GST के दायरे से बाहर रखी गई हैं। आगे देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं जो हैं, और इन योजनाओं की योजना देखेंगे और उसकी तिथि देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें पहला जो आपका इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। पहला जो है आपका इसमें वो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, और इसकी घोषणा हुई थी 21 अगस्त 2014 को। आगे प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, जनधन योजना 28 अगस्त 2014। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। श्रमेव जयंती 16 अक्टूबर 2014 को। कब, 16 अक्टूबर 2014 को। फास्टैग 31 अक्टूबर 2014 को। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष जिसे टीकाकरण कहते हैं वह है 21 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। हृदय जिसे समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प है वह 21 जनवरी 2015 को लागू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है यह लाया गया है 22 जनवरी 2015 को, यह जो योजना थी। अगला योजना है आपका नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जो है 7 जुलाई 2016 को घोषणा की गई इसकी। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता जो है 8 फरवरी 2017 को लाया गया है। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। संपदा यानी कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित है, यह 3 मई 2017 को लाया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 को लाया गया। मातृत्व लाभ योजना जो है 17 मई 2017 को लाया गया है। जिज्ञासा 6 जुलाई 2017 को लाया गया है। शादी शगुन योजना जो है 8 अगस्त 2017 को लाया गया है। स्वस्थ बच्चे स्वास्थ्य भारत यह 22 अगस्त 2017 को लाया गया है। सौभाग्य योजना यानी इसके देखेंगे तो प्रसहज बिजली हर घर योजना जो है यह 25 दिसंबर 2017 को लाया गया है। गरीबी भारत छोड़ो अभियान जो है 11 अक्टूबर 2017 को। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना जो है 13 अक्टूबर 2017 को लाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया है यह 22 जनवरी 2015 को। कब, 22 जनवरी 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है यह 19 फरवरी 2015 को। कब, 19 फरवरी 2015 को। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है यह लाया गया है 20 फरवरी 2015 को। सागरमाला परियोजना जो है 25 मार्च 2015 को। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को। कब, 12 अप्रैल 2015 को। उजाला जो है 1 मई 2015 को। एक उजाला है एक उज्ज्वला है, तो यह उजाला जो है 1 मई 2015 को लाया गया है और उज्ज्वला जो है 2016 में लाया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 को। कब, 9 मई 2015 को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका उस्ताद या अल्पसंख्यक कारीगर योजना जो है 14 मई 2015 को। कब, 14 मई 2015 को। कायाकल्प या जन स्वास्थ्य जो है 15 मई 2015 को। डीडी किसान चैनल यह 26 मई 2015 को। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, क्या, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 को। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी परियोजना जो है 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया जो है 1 जुलाई 2015 को। इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्री मिशन जो है और अगस्त 2015 को। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना जो है 5 नवंबर 2015 को। स्वर्ण बॉन्ड योजना जो है 5 नवंबर 2015 को। स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 को। उदय यानी उज्ज्वल डिस्काम योजना 2015 को। स्टार्टअप इंडिया 16 फरवरी 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन जो है वह 21 फरवरी 2016 को। सेतु भारतम योजना जो है 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया जो है 5 अप्रैल 2016 को। ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 को।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए हम लोग इसके पहले उजाला योजना पढ़े थे 1 मई 2015 को, यह है 1 मई 2016 को यह उज्ज्वला योजना है। आगे है आपका जीरो हंगर कार्यक्रम। जीरो हंगर कार्यक्रम जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठाणे महाराष्ट्र, कोरापुट उड़ीसा में 2030 तक भूख को समाप्त करने के लिए एक पायलट योजना है। इसको स्टार्ट किया गया 16 अक्टूबर 2017 से। भारतमाला परियोजना जो है 24 अक्टूबर 2017 से। एक धरोहर गोद लो योजना जो है 25 अक्टूबर 2017 से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसे रफ्तार कहते हैं यह है 1 नवंबर 2017 से। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 से। भारत नेट चरण सेकेंड योजना जो है 13 नवंबर 2017 से। सुरक्षित शहर योजना जो है 12 नवंबर 2017 से। समग्र शिक्षा अभियान जो है 1 अप्रैल 2018 से। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 से। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 से। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 से। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे कहते हैं वह है 25 सितंबर 2018 को। पीएम किसान योजना जो है 1 दिसंबर 2018 से। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019 से। कब? 1 फरवरी 2019। पीएम किसान मानधन, देखिए एक श्रम योगी मानधन योजना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। श्रम योगी मानधन योजना भी पढ़ लीजिएगा 1 फरवरी 2019 को। अब पीएम किसान मानधन योजना जो है 30 मई 2019 को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूर याद कर लीजिएगा। अब पीएम कर्म योगी मानधन योजना जो है 12 सितंबर 2019 को रांची से शुभारंभ और 23 मई 2019 को लाया गया था। सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जो है 10 अक्टूबर 2019 को। अटल भूजल योजना जो है 25 दिसंबर 2019 को। सागर मित्र योजना जो है 1 फरवरी 2020 को। कब? 1 फरवरी 2020 को। ग्राम भंडारागार योजना ग्राम भंडारागार योजना जो है 1 फरवरी 2020 को। धान्य लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020 को। किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020 को। कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020 को। विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020 को। आगे है टीवी हारेगा देश जीतेगा योजना जो है 1 फरवरी 2020 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है 12 मई 2020 को। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई। आगे है एक लास्ट वाला, ये है गोल यानी गोइंग ऑनलाइन इन लीडर्स। आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने की जो योजना है वह 15 मई 2020 को लाया गया है। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। इसे 10 वर्षों से कम उम्र की लड़की के नाम पर जमा खाता खोला जाएगा जिसकी न्यूनतम राशि 1000 रुपये और अधिकतम जो होगी, यह न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 रुपये होगा। इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमान्य होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो आपका विषय है वह भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, और आप लोग भी इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोगों को बहुत सारे मेहनत लगते हैं इसको वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में, इसलिए अगर आप लोगों को थोड़ा भी हम लोगों का संघर्ष दिख रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कम से कम अपने 2 या 3 फ्रेंड को तो आप लोग शेयर कर ही सकते हैं। 2-3 फ्रेंड को आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।